हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग यहाँ एक सीरीज हमने शुरू, हम पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। उसमें पीवाई क्यूज एमसीक्यूज दोनों हम लोगों ने लिए। ठीक है, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। और आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर, हमने आपकी एक डिमांड आ रही थी कि क्वेश्चन बढ़ाइए, तो आज से हम क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं। लगभग 50 क्वेश्चन के हम एफएलटी फॉर्मेट में इसको लेके चल रहे हैं। तुलनात्मक राजनीति के कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके बात कर रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन हमने अदर स्टेट और देन जो पीएससी द्वारा पूछे गए हैं उस पर आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को एक जानकारी भी दे देता हूँ। ऑल एग्जाम प्लेस पर नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू की हैं। जो अगर अभी आप इसको परचेस करते हैं तो ये आपको 2000 प्लस जीएसटी में आपको ये मिल जाएंगी, है ना। देर ना करें तो परचेस करें। और इसमें आप 3 चीजें प्राप्त कर सकते हैं, नेट सेट और एपी की क्लासेस एक ही कोर्स में आपको मिल जाएगी। चलिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर देते चलिएगा ना। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है वो बताना है। ऑप्शन दिए गए आर्थर बेंटले, डेविड ट्रूमैन, रॉबर्ट डहर, सी राइट मिल। बताइए भाई, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? का आंसर है आर्थर बेंटले। तो आर्थर बेंटले ने ये पुस्तक लिखी है। और बेंटले ने ये पुस्तक 1908 में लिखी थी, जिसने राजनीति विज्ञान में दबाव समूह और समूह सिद्धांत के अध्ययन की आधारशिला माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तुलनात्मक राजनीति का प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसको माना जाता है? आईएमपी कर लीजिए, पूछा जा सकता है। तो तुलनात्मक राजनीति का प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसको माना जाता है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या थॉमस हॉब्स? जल्दी से इसका आंसर दो सब लोग, क्या रहेगा? तुलनात्मक राजनीति का प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसको माना जाता है? ऑप्शन रहेगा इसका सही आंसर अरस्तु। तो अरस्तु ने अपने समय में 158 संविधानों का अध्ययन करके सरकारों का वर्गीकरण किया, इसलिए उनको तुलनात्मक राजनीति का जनक मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत उत्पन्न हुआ? जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत आप जानते हैं, न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके माध्यम से वो कानूनों की और दिन कार्यपालिका के कार्यों के आदेश जो है इस संवैधानिकता की जांच करता है, उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये सिद्धांत कहाँ से उत्पन्न हुआ ये बताना। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? बताओ क्या आंसर रहेगा इसका। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से उत्पन्न हुआ था ये आपको बताना है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? इसका आंसर रहेगा अमेरिका। भारतीय संविधान में भी हमने अमेरिका से लिया, ये याद रखिएगा ना। यूएसए में 1803 का एक प्रसिद्ध मामला था मार्बरी बनाम मेडिसिन मामले में। वहां के जो मुख्य न्यायाधीश थे जॉन मार्शन ने पहली बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, आलमंड और वर्बा के अनुसार ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति किस प्रकार की है? तो आलमंड और वर्बा के अनुसार ब्रिटेन की जो राजनीतिक संस्कृति वो किस प्रकार की है ये बताना है। सिविक कल्चर या संकीर्ण संस्कृति, प्रजाभावी संस्कृति या क्रांतिकारी संस्कृति? कैसी है भाई बताओ। आलमंड व वर्बा के अनुसार ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति किस प्रकार की है? इसका आंसर रहेगा नागरिक संस्कृति, सिविक कल्चर। तो आलमंड और वर्बा ने ब्रिटेन को एक सफल नागरिक संस्कृति का उदाहरण माना, जहां आधुनिक सहभागी मूल्य और पारंपरिक व्यवस्था का अच्छा संतुलन है। नेक्स्ट प्रश्न है, द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड पुस्तक के लेखक बताना है। सिडनी लो, वॉल्टर बेजहॉट, एवी डाइसी या जेम्स ब्राइस? द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो आंसर देखें, इसका आंसर है सिडनी लो। सिडनी लो ने इस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के व्यवहारिक संचालन और कैबिनेट की शक्तियों में वृद्धि का क्या किया है? आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना आपको। पॉलिटिक्स अमॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है ये बताइए। हंस जे मार्गेंथ्यू, एच कार, केनेथ वॉल्टर्स या वुड्रो विल्सन? तो पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन इस पुस्तक के लेखक आपको बताना है कौन है। का सही आंसर रहेगा ए, हंस जी मार्गेंथ्यू। ये पुस्तक 1948 में पब्लिश हुई थी, जिसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बहुल कार्यपालिका प्लूरल एग्जीक्यूटिव का सबसे अच्छा उदाहरण है? देश में आपको बताना है बहुल कार्यपालिका है, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या कनाडा? क्या आंसर रहेगा इसका? बहुल कार्यपालिका का उदाहरण किस देश में आपको बताना है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, यूके या फिर कनाडा? तो इसका आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की जो संघीय परिषद उसमें 7 सदस्य होते हैं, इनके पास समान शक्तियां होती है, इसको हम बहुल कार्यपालिका होते हैं। तो वहां कोई एक देश हेड नहीं रहेगा, वहां 7 लोगों की एक कार्यपालिका परिषद बनेगी जो देश का संचालन करती है। और स्विट्जरलैंड एकमात्र देश है जो किसका एग्जाम्पल है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक में रूल ऑफ लॉ किसने प्रतिपादित किया है? तो आपको बताना है कि लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पुस्तक है उसमें विधि का शासन किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है एवी डाइसी, आइवर जेनिंग्स, हेरोल्ड लॉस्की या जॉन लॉक? क्या रहेगा इसका आंसर भाई? इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर रहेगा एवी डाइसी। एवी डाइसी ने 1885 में अपनी पुस्तक में विधि के शासन के 3 सिद्धांत दिए हैं: कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता और संवैधानिक भावना। नेक्स्ट प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति में इनपुट आउटपुट मॉडल का विकास किसने किया था? तो तुलनात्मक राजनीति में इनपुट आउटपुट मॉडल जो था उसका विकास किसने किया, ये बताना है। डेविड स्टर्न, गैब्रियल आमंड, टेलकॉट पार्सन्स, कार्ल ड्यूश? बताओ। डेविड स्टर्न, गैब्रियल आमंड, टेलकॉट पार्सन्स, कार्ल ड्यूश? तो इसका आंसर रहेगा ए, डेविड स्टर्न ने दिया था। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण के लिए इनपुट आउटपुट मॉडल दिया जिसमें मांग एंड समर्थन इनपुट होते और नीतियां आउटपुट होते। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों को क्या कहा है? विचारों का दलाल? तो आपको बताना, ब्रोकर्स ऑफ आइडियाज किसने कहा है राजनीतिक दलों को? ऑप्शन है ए एल लावेल, लॉर्ड ब्राइस, हरमन फाइनर या जेम बार्कर? तो बताओ भाई इसका आंसर क्या रहेगा? किसने यहाँ पर राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है? ए एल लावेल, लॉर्ड ब्राइस, हरमन फाइनर या जेम बार्कर? का सही आंसर है ए एल लावेल। उन्होंने राजनीतिक दलों की महत्ता बताते हुए उन्हें जनता और सरकार के बीच विचारों को व्यवस्थित करने के कारण क्या किया? विचारों का दलाल कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ इस पुस्तक के लेखक कौन है? द अमेरिकन कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स ब्राइस, थॉमस जेफरसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, वुड्रो विल्सन? देखिए ये प्रश्न आप लोग इसलिए भी लगाइए क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इससे बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। और मान के चलिए कि हो सकता है रिपीट भी हो तो प्रश्न आ सकते हैं, तो इनकी क्वेश्चंस आपको जरूर लगाना है, कंपलसरी है सबको लगाना, और बहुत अच्छे प्रश्न हमने लिए हैं। द अमेरिकन कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखक आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है? जेम्स ब्राइस इसका सही रहेगा आंसर। जेम्स ब्राइस ने 1888 में पुस्तक को प्रकाशित किया। इस पुस्तक में अमेरिकी राजनीतिक संस्थाओं, वहां के संविधान, व्यवहारिक राजनीति का क्या किया? गहरा तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी किसने कहा? माने मदर ऑफ पार्लियामेंट्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट को किसने कहा ये बताना। जॉन ब्राइट, विंस्टन चर्चिल, एडमंड बर्ग या फिर विलियम ग्लेडस्टोन? तो ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी किसने कहा ये बताइए आप लोग। का सही आंसर रहेगा भाई जॉन ब्राइट। जॉन ब्राइट ने 1865 में एक भाषण के दौरान इंग्लैंड की संसद के ऐतिहासिक महत्व और दुनिया भर में संसदीय लोकतंत्र की नींव रखने के कारण इसे क्या कहा है? संसदों की जननी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? तो आपको बताना किसने कहा था कि द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, माने ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऑप्शन है थॉमस पेन, एवी डाइसी, डी टॉकविले या फिर उपरयुक्त दोनों, ए और सी दोनों? मतलब का आंसर रहेगा ए और सी। थॉमस पेन और टॉकविले दोनों ने ब्रिटिश संविधान को अनरिटन होने के कारण ये तर्क दिया कि इसे एक लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है,
पॉलिटिकल मेन द सोशल या द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल मेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना पॉलिटिकल मेन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स इस पुस्तक के लेखक कौन है? एस एम लिपसेट, टी राइट मिल्स, रॉबर्ट डहल और डेविड आफ्टर। बताओ भाई कौन है इस पुस्तक के लेखक, ये बताना है आपको जल्दी से। का आंसर रहेगा एस एम लिपसेट। तिमूर मार्टिन लिपसेट ने 1960 में पुस्तक लिखी है। लोकतंत्र के सामाजिक आर्थिक आधारों का विश्लेषण करते हुए बताया कि आर्थिक विकास और लोकतंत्र के बीच क्या है? सीधा संबंध। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कितने न्यूनतम इलेक्टोरल कोलाज वोट की आवश्यकता होती है? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वहां एक कोलाज बनता है, तो आपको बताना है कितने न्यूनतम वोट जो है ये इलेक्टोरल कोलाज की आवश्यकता होती है जीतने के लिए। 270, 538, 269 या 300? बताइए भाई क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 270। अमेरिका में कुल इलेक्टोरल वोटर्स की संख्या कितनी है? 538 है और बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को आधे से एक ज्यादा, इसका आधा होगा 269, उसका एक ज्यादा मतलब 270 वोट हासिल करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये बताना आपको। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा? इस पुस्तक के लेखक कौन है? एडमंड लीच, स्टीफर्ड गिर्टज, मैक्स लुकमैन या रेमंड फर्थ? बताइए भाई पुस्तक के लेखक का नाम बताओ जल्दी से। एडमंड लीच है इस पुस्तक के लेखक। तुलनात्मक राजनीति व नव विज्ञान में संरचनात्मक और सांस्कृतिक बदलाव को समझने इस पुस्तक को क्या माना जाता है? एक मील का पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत मॉडर्न अप्रोच की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आधुनिक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता निम्नलिखित। पहला, संस्थागत व कानूनी अध्ययन। सेकंड, अनुभाविक व व्यवहारवादी अध्ययन। तीसरा अगर हम बात करें दार्शनिक व मूल्य आधारित अध्ययन। या चौथा केवल ऐतिहासिक विवरण। बताइए भाई इसका आंसर रहेगा बी, अनुभाविक व व्यवहारवादी अध्ययन। तो पारंपरिक दृष्टिकोण जहां केवल औपचारिक सरकारी संस्थाओं व कानूनों के अध्ययन तक सीमित था, वहीं दूसरी विश्व युद्ध के बाद में यह दृष्टिकोण उभरा और इसमें राजनीतिक व्यवहार प्रक्रियाओं, तथ्यों और अनुभाविक अध्ययनों पर क्या करते हैं? जोर दिया जाए। अगला प्रश्न है, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां किसे सौंपी गई हैं? संघीय सरकार को, राज्यों को, राष्ट्रपति को या फेडरल कोर्ट को? तो बताना है संघीय मतलब अमेरिका में आपको अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई? अवशिष्ट शक्तियां क्या है? ये जो ना उसमें आती है संघीय सूची में, ना राज्य सूची में, ना संवर्ती सूची में आती है, उसको हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। ये किसके पास है अमेरिका में? आपको ये बताना है। तो इसका आंसर रहेगा बी, राज्यों के पास। तो अमेरिकी संविधान के 10वें संशोधन के अनुसार जो शक्तियां केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है वे राज्यों के पास या जनता के पास सुरक्षित रहती हैं। इसके विपरीत भारत में ये शक्तियां केंद्र सरकार के पास, भारत में केंद्र के पास है, राज्य अमेरिका में राज्यों के। द सिविक कल्चर नामक पुस्तक के सह लेखक सिडनी वर्मा के साथ कौन थे? तो आपको पता है द सिविक कल्चर पुस्तक के सिडनी वर्मा, उनके साथ इसके लेखक कौन थे, उनके सहयोगी कौन थे इसमें? गैब्रियल आमंड, ल्यूशियन पाई, डेविड स्टर्न या रॉबर्ट डहल? बताओ भाई इसका आंसर दो। द सिविक कल्चर पुस्तक के सह लेखक सिडनी वर्मा के साथ कौन थे बताना है। इसका सही आंसर है गैब्रियल आमंड। द सिविक कल्चर पुस्तक 1963 में गैब्रियल आमंड व सिडनी वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से गई थी। पुस्तक में 5 देशों की राजनीतिक संस्कृति का व्यापक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए एल लावेल, जेम्स ब्राइस, वुड्रो विल्सन या हरमन फाइनर? बताओ भाई इस पुस्तक के लेखक है ए एल लावेल।
ये पुस्तक लिखी है A.L. लावेल ने। 1896 में प्रकाशित इस पुस्तक में फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली सरकारों उनकी दलीय प्रणालियों का क्या किया गया है, विस्तृत अनुभाविक अध्ययन किया गया। अगला प्रश्न है, किसने राजनीतिक पतन को राजनीतिक विकास की एक विपरीत प्रक्रिया के रूप में देखा? तो किसने राजनीतिक पतन को राजनीतिक विकास की एक विपरीत प्रक्रिया के रूप में देखा? सैमुअल पी हंटिंगटन, ल्यूसियन पाई, डेविड स्टर्न, एडवर्ड शिल्स। बताओ भाई, किसने राजनीतिक पतन को राजनीतिक विकास की एक विपरीत प्रक्रिया के रूप में देखा? सैमुअल पी हंटिंगटन, ल्यूसियन पाई, डेविड स्टर्न या एडवर्ड शिल्स? इसका आंसर क्या रहेगा? सैमुअल पी हंटिंगटन। हंटिंगटन का मानना था कि आधुनिकीकरण के कारण यदि राजनीतिक संस्थाओं का विकास धीमा हो और जनता की लामबंदी तेज हो तो राजनीतिक पतन पैदा होता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख निम्नलिखित कौन सी है? तो आपको बताना ब्रिटेन के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है। ऑप्शन दिए गए हैं, कठोर संविधान, संसद की संप्रभुता, शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण, संघीय शासन प्रणाली। देखिए, कठोर संविधान है नहीं, ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला है। शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण नहीं किया गया है, संघीय शासन प्रणाली वहां है नहीं, वहां एकात्मक शासन प्रणाली। तो इसका आंसर रहेगा बी, संसद की ये तीनों जो बची हुई है एसीडी, ये अमेरिका के संविधान की विशेषता है। इसका आंसर रहेगा बी, ब्रिटेन का संविधान अलिखित व लचीला, इसलिए संसद सर्वोच्च कानून निर्माता है। ब्रिटिश संसद किसी भी कानून को सामान्य बहुमत से बदल सकती है, जिसे कोई अदालत चुनौती नहीं दे सकती। अगला प्रश्न है, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक जो संचार सिद्धांत से संबंधित है, ये किसने? तो आपको बताना द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसने संचार सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन है कार्ल ड्यूस, रॉबर्ट डहल, डेविड स्टर्न या नॉर्बर्ट विनर या नॉर्बर्ट विनर, इसको आप बोल सकते। कार्ल ड्यूस ने 63 में ये पुस्तक लिखी। साइबरनेटिक्स और प्रवाह के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए राजनीति में चार दृष्टिकोण को क्या बनाया? फेमस, लोकप्रिय। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिका में सीनेट, सीनेट क्या है? अमेरिका का उच्च सदन, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है ना, वैसे वहां उच्च सदन है। और याद रखिए, अमेरिका में 50 स्टेट है और हर स्टेट से 2 सीटें आती है, तो 50 राज्य हैं अमेरिका में और हर राज्य से इसमें 2 सीटें दी गई है, तो टोटल होगी 100। आंसर रहेगा 100। तो प्रश्न भी यही था कि सीनेट में कुल कितने सदस्य हैं, तो वहां इसका आंसर क्या रहेगा? 100, है ना। और वहां की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव माने लोकसभा जैसी व्यवस्था है वहां, उसमें 435 है, याद रखिए। तो अमेरिकी कांग्रेस का जो उच्च सदन है उसमें सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि आते हैं। अमेरिका में 50 राज्य, इसलिए 100 सांसद रहेंगे सीनेट। स्विट्जरलैंड राजनीति की अनूठी संस्था लैंडस गेमाइंडे निम्नलिखित में से किस राजनीति की अनूठी संस्था है? लैंड्स गेमाइंडे। ये आपको बताना है किस संबंधित है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बहुल कार्यपालिका माने प्लूरल एग्जीक्यूटिव या बाइकैमरलिज्म, द्विसदनीय व्यवस्था, ये जुड़ी हुई है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेंस गेमाइंडे स्विट्जरलैंड के जो कुछ कैंटेनो है, माने कैंटेनो मतलब राज्य में आयोजित होने वाली एक खुली जनसभा है। हाँ, नागरिक सीधे हाथ उठाकर कानून बनाने की प्रक्रिया व बजट पर क्या करते हैं? मतदान करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अमेरिका में अगर कानून बनता है तो वहां जनता से पूछ के बनता है। जनता एक जगह इकट्ठी होती है और कानून बनाना के नहीं, जो जनता समर्थन कर देती है, आधे से ज्यादा जनता हाँ बोल देती है तो बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच, ये पुस्तक किसने बताना है आपको? गैब्रियल आमंड, बिंगम पावेल, डेविड स्टर्न, सिडनी वर्मा, लुसियन पाई और एडवर्ड शिल्स, रॉबर्ट डहल व जीन ब्लांडेल। बताओ भाई, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर रहेगा गैब्रियल आमंड और बिंगम पावेल। तो 1960 में लिखी गई। राजनीतिक व्यवस्थाओं के विश्लेषण के लिए विकासवादी संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक मॉडल को प्रस्तुत कर। फ्रांस में 5वां गणराज्य के संविधान में माने 5th रिपब्लिक के संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो फ्रांस में जो है
5वां बार संविधान बना तो उसमें किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया? संसदीय, अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक या बहुल कार्यपालिका? देख, बहुल कार्यपालिका है स्विट्जरलैंड की, ये याद रखिएगा, ये स्विट्जरलैंड की है। संसदीय ब्रिटेन की है और भारत में भी है। अध्यक्षात्मक अमेरिका की है, तो वहां है अर्ध अध्यक्षात्मक, माना संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों का मिश्रण। वहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों और दोनों पावरफुल। तो फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो दोनों का मिश्रण है। यहाँ राष्ट्रपति शक्तिशाली होता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद भी है जो संसद के क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। किस देश के पास अलिखित संविधान है? तो आपको बताना किस देश के पास अलिखित संविधान है। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या फिर फ्रांस? क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। अमेरिका का संविधान लिखित है, भारत का भी और फ्रांस का भी है, ब्रिटेन का नहीं है। क्योंकि का संविधान अलिखित है क्योंकि एक दस्तावेज के रूप में संहिताबद्ध नहीं, बल्कि परंपराओं, न्यायिक निर्णयों, ऐतिहासिक अधिकार पर आधारित है। अमेरिकी संविधान के किस संशोधन द्वारा वहां नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स या बिल ऑफ राइट्स दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए? प्रथम 10 संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन, 5वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन? बताओ भाई, क्या रहना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा ए, प्रथम 10 संविधान संशोधन। तो मूल संविधान जो था अमेरिका, वहां मूल अधिकार शामिल नहीं थे। संविधान में पहले 10 संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स को शामिल किया 1798 में, 91 में। मॉडल पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक के लेखक कौन है? ये 2018 का ही प्रश्न है। मॉडल पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट डहल, डेविड स्टन, हेरोल्ड लॉसवेल या फिर चार्ल्स मेरी? बताओ। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक के लेखक कौन बताना है आपको। आंसर रहेगा रॉबर्ट डहल। डहल ने इस पुस्तक में आधुनिक राजनीतिक मूल सिद्धांतों, शक्ति, प्रभाव व सत्ता की अवधारणाओं का सरल व वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, प्रस्तुत। नेक्स्ट, अमेरिकी संविधान में पॉकेट वीटो का उपयोग करने की शक्ति किसके पास है? ये बताना है आपको, 2017 का ही प्रश्न। असिस्टेंट, पॉकेट वीटो का उपयोग करने की शक्ति वहां किसके पास है? सीनेट के सभापति, अमेरिकी राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या हाउस ऑफ है उसके पास? आंसर रहेगा बी, अमेरिकी राष्ट्रपति। क्या होता है ये? यदि कांग्रेस के सत्र, कांग्रेस मतलब अमेरिका की पार्लियामेंट के सत्र के अंतिम 10 दिनों के भीतर विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते, तो वो विधेयक अपने आप समाप्त हो जाता है। यही बोलते हैं पॉकेट वीटो। शक्ति अभिजात है ना, शक्ति अभिजात माने पावर एलाइट वर्ग जो है, इसकी अवधारणा तुलनात्मक राजनीति की। तो आपको बताना पावर एलाइट की जो अवधारणा है वो तुलनात्मक राजनीति में डेवलप की। विल्फ्रेडो पेरेटो, गेटानो मोस्का, सी राइट मिल, रॉबर्ट मिशेल्स? क्या रहेगा इसका आंसर? का आंसर रहेगा सी राइट मिल ने 1956 में द पावर एलिट में अमेरिकी समाज का विश्लेषण करते हुए बताया कि सत्ता मुख्य रूप से 3 समूह के हाथों में केंद्रित होती है, सैन्य, राजनीतिक और कारपोरेट नेता। द मैन ऑन हॉर्सबर्ग या हॉर्सबेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मैन ऑन हॉर्सबेक पुस्तक के लेखक बताना है जो राजनीतिक व्यवस्था में से संबंधित। ऑप्शन है एस ई फाइनर, मॉरिस डुवर्जर, सैमुअल पी हंटिंगटन, एडवर्ड शील्स? का सही आंसर रहेगा एस ई फाइनर। फाइनर ने इस पुस्तक में नागरिक सैन्य संबंधों और तीसरे देश में होने वाले तख्ता पलटे, सैन्य तख्ता पलटे, इसके कारणों का गहरा तुलनात्मक अध्ययन किया। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में जो शेडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, ब्रिटेन की संविधान की एक अनूठी विशेषता है, वो है क्या? छाया कैबिनेट, शेडो कैबिनेट। माने जैसे हमारे यहाँ सरकार की एक कैबिनेट होती है, ऐसे ही वहां पर भी एक कैबिनेट और बनती है सरकार के समानांतर, जो विपक्ष द्वारा बनाई जाती है। तो आपको बताना है कि ये
के द्वारा बनाया जाता है, यही है। और यही आंसर इसका मैंने बता ही दिया आपको। ऑप्शन फिर भी सुन लो, सत्तारूढ़ पार्टी, मुख्य विपक्षी दल, प्राइम मिनिस्टर या ब्रिटिश सम्राट। अब प्रधानमंत्री तो अपनी कैबिनेट बनाते ही हैं, वो मेन कैबिनेट है, पर उसके समानांतर विपक्ष द्वारा भी बनाई जाती है ना, तो सरकार की जो कार्य कैबिनेट है उसके कार्यों पर नजर रखती है। तो इसका आंसर रहेगा बी। ब्रिटेन में मुख्य विपक्षी दल सरकार के समानांतर अपने वरिष्ठ नेताओं की एक कैबिनेट बनाती है, जिसको बोलते हैं शेडो कैबिनेट, तो सरकार की नीतियों की निगरानी करता है। वैकल्पिक सरकार के लिए तैयार रहना होता है इसको। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास के संकटों के तहत 6 संकटों की पहचान की है? किसने राजनीतिक विकास के संकटों के तहत 6 संकटों की पहचान की है? ल्यूसिन पाई और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, डेविड स्टर्न, गैब्रियल आमंड या फिर सैमुअल हंटिंगटन? का आंसर रहेगा ए, ल्यूसिन पाई और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने यहाँ पर जो है राजनीतिक विकास के मार्ग में आने वाले 6 संकटों को रेखांकित किया। वो 6 संकट कौन से? पहचान, वैधता, लेगिटिमेसी, प्रवेश, पार्टिसिपेशन, एकीकरण और वितरण का। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति व्यवस्था दृष्टिकोण को समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान में लाने वाले प्रमुख विचारक कौन है? तो ये जो सिस्टम अप्रोच है, इसको समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान में लाने वाले प्रमुख विचारक कौन है? डेविड स्टर्न, टेलकॉट पार्सन्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट किंग मर्टन? का आंसर रहेगा डेविड स्टर्न। ठीक है, यद्यपि व्यवस्था सिद्धांत मूल विज्ञान और समाजशास्त्र से आया था, लेकिन राजनीति विज्ञान में से संपूर्णता और वैज्ञानिक रूप ढालकर प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? डेविड स्टर्न। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के नव संस्थावाद उपागम के अनुसार संस्थाओं को मुख्य रूप से क्या माना जाता है? ये पूछा गया प्रश्न है। तुलनात्मक राजनीति के नव संस्थावाद उपागम के अनुसार संस्थाओं को मुख्य रूप से क्या माना जाता है? केवल औपचारिक नियम और सरकारी ढांचे, समाज के भीतर व्यवहार को आकार देने वाले नियम और मानदंड, या फिर पूरी तरह से महत्वपूर्ण व निष्क्रिय निकाय, या डी, राजनीतिक व्यवस्था के केवल आउटपुट अंग? बताओ भाई, इस प्रश्न का आंसर 37 का आंसर दो। का आंसर रहेगा बी, समाज के भीतर व्यवहार को आकार देने वाले नियम और मानदंड। जहां पुराना संस्थावाद केवल लिखित नियमों और अदालतों विधायकों के ढांचे तक सीमित था, वहीं नव संस्थावाद औपचारिक नियमों के साथ साथ अनौपचारिक मानदंड, प्रतीक और आदत को भी क्या मानता है? संस्था मानता है, जो मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, थ्योरी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स के प्रतिपादक कौन है? हिंदी में इसको बोलते हैं अभिजन वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया? पेरेटो, मोस्का, मिशेल्स या मिल्स? किसने दिया अभिजन वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत? दिया था पेरेटो ने। सावली समाजशास्त्री पेरेटो ने द माइंड एंड सोसाइटी में सिद्धांत दिया। उन्होंने शासक वर्ग को शेर और लोमड़ी के रूप में वर्गीकृत और बताया कि इतिहास में हमेशा इन दोनों अभिजनों की भी सत्ता बदलती रहती। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधानवाद का मूल तत्व क्या है? तो संविधानवाद ऐसी विचारधारा जो संविधान को बढ़ावा देती, माने संविधान के अनुसार क्रियाकलाप करने पर बल देती है, संविधानवाद का मूल तत्व क्या है? पहला, असीमित व निरंकुश शासन, सीमित शासन व विधिगत शासन, केवल लिखित संविधान का होना, या एक दलीय व्यवस्था का अनिवार्य होना? का आंसर रहेगा बी, सीमित शासन और विधिगत शासन। संविधानवाद का अर्थ केवल संविधान का होना नहीं है, बल्कि सीमित शासन से, जहां सरकार की शक्तियां निरंकुश न होकर कानूनों और नागरिक के अधिकारों द्वारा बंधी होती। यदि किसी देश में लिखित संविधान है लेकिन वहां तानाशाही है, संविधानवाद माना जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति में द्विदलीय व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश प्रस्तुत करता है? तो आपको बताता है, तुलनात्मक राजनीति में द्विदलीय व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश प्रस्तुत करता है? भारत, फ्रांस, अमेरिका या फिर स्विट्जरलैंड? बताओ भाई। देखिए, भारत में तो बहुदलीय व्यवस्था है, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। अब बाकी के हिसाब से बताओ क्या रहेगा? इसका आंसर होना चाहिए बी, अमेरिका। अमेरिका में 2 ही पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी। अभी वहां रिपब्लिक पार्टी की सरकार, याद रखिए। यहाँ की चुनाव प्रणाली द्विदलीय व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। भारत और फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है ना,
ध्यान रखना है, ब्रिटेन में भी द्विदलीय व्यवस्था है ना, ब्रिटेन में भी द्विदलीय व्यवस्था है, दो ही दल है वहां। नेक्स्ट प्रश्न, द रूलिंग क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? जो अभिजन वर्ग के संगठन पर विचार इसमें दिए गए हैं वो बताना है। द रूलिंग क्लास पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने अभिजन वर्ग के संगठन पर विचार दिए? गेटानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स, विल्फ्रेडो पेरेटो या सी राइट मिल्स? बताओ, क्या आंसर बताओ भाई। क्या आंसर रहेगा गेटानो मोस्का। ये इटली के एक लेखक है जिन्होंने यहाँ पर 1896 में पुस्तक लिखी। उन्होंने तर्क दिया कि समाज हमेशा दो वर्गों में बटा है, एक जो शासन करता है, दूसरा जिस पर शासन किया जाता है। डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था मॉडल में गेट कीपिंग का मुख्य कार्य या गेट कीपिंग का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो डेविड स्टर्न का जो मॉडल है उसमें गेट कीपिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, नौकरशाही या सेना? बताओ, इसका गेट कीपिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है डेविड स्टर्न के राजनीतिक मॉडल में? आंसर रहेगा राजनीतिक दल व दबाव समूह। तो डेविड स्टर्न के मॉडल में जनता की अनगिनत मांगों को सीधे व्यवस्था में जाने से रोक, राजनीतिक दल और दबाव समूह द्वारपाल का काम करते हुए केवल आवश्यक और व्यवहारिक मांगों को ही राजनीतिक व्यवस्था के भीतर इनपुट भेजते ताकि व्यवस्था पर बोझ। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल पार्टीज अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ दी ओलिगार्किक टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिकल पार्टीज अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ दी ओलिगार्किकल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी लेखक बताना है। रॉबर्ट मिशेल्स, मॉरिस डुवर्जर, जियोवानी सर्टोरी या फिर जोसेफ लापालोम्बारा? का सही आंसर रहेगा ए, रॉबर्ट मिशेल। उन्होंने 1911 में पुस्तक लिखी थी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, माने अल्पतंत्र का लोह नियम। तुलनात्मक राजनीति में राजनीति के आर्थिक उपागम के तहत रेशनल चॉइस थ्योरी का मुख्य आधार क्या है? तो तुलनात्मक राजनीति का जो आर्थिक उपागम है इसके अंतर्गत रेशनल चॉइस का मुख्य आधार क्या है? मनुष्य एक अतार्किक सामाजिक प्राणी है। राजनीतिक अभिनेता अपने व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक संस्थाएं केवल नैतिकता से संचालित होती। और डी, आर्थिक कारक राजनीति को बिल्कुल प्रभावित। आंसर रहेगा बी, अभी राजनीतिक अभिनेता अपने व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। इस थ्योरी में माना गया है कि मतदाता, राजनेता, नौकरशाह सभी आर्थिक रूप से विवेकशील जीव है। वे किसी भी राजनीतिक निर्णय को लेते समय प्रॉफिट एंड लॉस देखते और अपने हित को अधिकतम करना चाहते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों के वर्गीकरण के लिए दलीय प्रणालियों के ध्रुवीकरण का सिद्धांत दिया? तो किसने राजनीतिक दलों के वर्गीकरण के लिए दलीय प्रणालियों के ध्रुवीकरण का सिद्धांत दिया? जियोवानी सर्टोरी, मॉरिस डुवर्जर, जोसेफ लापालोम्बारा, सिगमंड न्यूमैन? बताओ भाई। का आंसर रहेगा जियोवानी सर्टोरी। उन्होंने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इसमें दलों को केवल उनकी संख्या के आधार पर नहीं बल्कि उनके वैचारिक ध्रुवीकरण के आधार पर भी वर्गीकृत किया और उन्होंने ध्रुवीकृत बहुवाद जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी। अगला है प्रश्न, ओपन सोसाइटी एंड इट्स नीड्स इस पुस्तक का लेखक कौन है जो अधिनायकवादी राज्यों की आलोचना करती? तो बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कार्ल पापर, अन्ना आरेंट, फ्रेडरिक हायेक या हर्बर्ट मार्क्यूस? इसका आंसर रहेगा ए, कार्ल पापर ने यह पुस्तक 1945 में लिखी, बंद समाज और आधुनिकवाद की कड़ी आलोचना की। उन्होंने प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स को मुक्त समाज का दुश्मन। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य को मुख्य रूप से क्या माना जाता है? तुलनात्मक राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य को मुख्य रूप से क्या माना जाता है? तटस्थ कल्याणकारी संस्था, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण, संपूर्ण समाज की सामान्य इच्छा का प्रतीक, एक देवी व शाश्वत संगठन?
आंसर है एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण। तो मार्क्सवादी दृष्टि राज्य को नहीं है, हमेशा आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग के हाथों की कठपुतली होता है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, वे कमजोर वर्ग के दमन व शोषण के लिए करते हैं। तुलनात्मक राजनीति में ट्रस्ट एग्रीगेशन माने हित समूहन का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है तुलनात्मक राजनीति में हित समूहन का कार्य मुख्य द्वारा किया जाता है। दबाव समूह, राजनीतिक दल, न्यायपालिका या पब्लिक सर्विस कमीशन? बताओ भाई इसका आंसर। का आंसर रहेगा राजनीतिक दल। गैब्रियल आर्मंड का जो मॉडल है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, उसके अनुसार जहाँ दबाव समूह हित प्रकटीकरण का कार्य करते हैं, वहीं राजनीतिक दल उन विभिन्न मांगों को मिलाकर एक व्यवहार नीति या कार्यक्रम का रूप देते हैं, जिसे हित समूह। अगला प्रश्न है, डेविड स्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था उपागम के अंतर्गत ब्लैक बॉक्स किसके माना गया है? तो ब्लैक बॉक्स किसके माना गया है? डेविड स्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था उपागम के अंतर्गत समाज, रूपांतरण प्रक्रिया, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण या संचार नेटवर्क? बताओ भाई। का आंसर रहेगा राजनीतिक व्यवस्था या रूपांतरण प्रक्रिया। डेविड स्टर्न के मॉडल में राजनीतिक व्यवस्था को ब्लैक बॉक्स कहा गया है, क्योंकि एक आंतरिक ढांचा है जहां पर्यावरण से आने वाले इनपुट बदला जाता है आउटपुट। ठीक है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति में निर्भरता सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक आंद्रे गुंडर फ्रेंक ने विकासशील देशों के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया? तो आपको बताना तुलनात्मक राजनीति में निर्भरता सिद्धांत है, उसके प्रतिपादक आंद्रे गुंडर फ्रेंक ने विकासशील देशों शब्दावली का प्रयोग किया है। केंद्र, परिधि या उपग्रह, अर्ध परिधि या महानगरीय केंद्र? इसका आंसर रहेगा परिधि या उपग्रह। तो आंद्रे गुंडर फ्रेंक ने विश्व व्यवस्था को दो भागों में बांटा, महानगर जो अमीर देश, उपग्रह जो गरीब देश। ने बताया कि अमीर देश गरीब देश के संसाधनों का शोषण कर। ठीक है, तो ये सीरीज हमारी कंप्लीट हुई। आज का जो हमारा टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो गया ना। 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं, आप लोगों की डिमांड भी थी तो फुलफिल कर दी गई है ना। अब से आपकी सारी सीरीज 50-50 क्वेश्चन ही आएंगे ना, अब सब आपको 50 क्वेश्चन का मिलेगा। साथ ही आपकी एफएलटी मैंने कंबाइन, अभी तो मैं टॉपिक वाइज ले रहा था यूनिट वाइज, तो वो तो अपन रखेंगे ही। साथ ही संडे संडे का आपको मिलेगा एफएलटी, जिसमें 10 यूनिट के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हम लोग वो भी शुरू कर रहे हैं, इस संडे से आपको वो अवेलेबल होगा। ठीक है, कोर्स की जानकारी दे ही चुका हूं मैं आपको। पॉलिटिकल साइंस की ऑल एग्जाम प्लेस पर नेट सेट और एपी की क्लासेस शुरू है, जिसकी प्राइस अभी रखी गई है 2000 प्लस जीएसटी में आपको मिल जाएगा, जिसमें एक प्राइस में आपको 3 कोर्स मिल रहे हैं, नेट सेट और एपी की। और आई होप ये क्लासेस भी आपको पसंद आ रही होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट्स के माध्यम से अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा और सुझाव भी जरूर आमंत्रित है, बताइएगा, ताकि और क्या किया जा सकता है आप लोगों के लिए, उस पर हम काम करेंगे। ठीक, क्लास कैसी लगी वो एक्सपीरियंस भी आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बने रहिए ऑल एग्जाम के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।